आज हम क्लास 5 के हिंदी बुक उत्सव का चैप्टर 16 समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 16 पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पौधों, वृक्षों, पशुओं और मनुष्यों के द्वारा होती है। हमारी जो पर्यावरण है, आसपास का वातावरण, पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है उसकी कैसे होती है रचना? वायु, जल, मिट्टी, पौधों, वृक्षों, पशु और मनुष्यों के द्वारा। ये सभी पारस्परिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इनसे एक सब चीज प्रभावित होता है। अगर किसी में भी ज्यादा बढ़ गया, घट गया, तो उससे हमारा पर्यावरण जो है सो प्रभावित होगा। कभी कभी किसी कारणवश इनसे पर्यावरण में परिवर्तन आ जाता है। यदि इस परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रकृति के साथ सामंजस्य न किया जाए तो पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। यह असंतुलन ही प्रदूषण का जनक है। अगर इसमें किसी भी कारणवश परिवर्तन होता है तो उससे असंतुलन उत्पन्न होता है, और यह असंतुलन जो है वही है प्रदूषण का जनक, पिता। उसका मतलब उसको पैदा करने वाला। इसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। इस प्रदूषण को हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जानते हैं। वर्तमान युग में असंतुलन अनेक प्रकार से की गई मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो रहा है। जो मनुष्य हैं वह अनेक तरीके की क्रिया करते हैं, जैसे फैक्ट्री खोलते हैं गाड़ी के धुओं से। तो यह सब उनके द्वारा जो किया गया काम है उसके कारण यह असंतुलन उत्पन्न हो रहा है, जिसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि नामों से जाना जाता है। इनको इन सब नामों से जाना जाता है। आज का युग औद्योगिक युग है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज का जो है सो उद्योग का युग है। इसमें जगह जगह फैक्ट्री स्थापित हैं, जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों में ऊर्जा पैदा करने व उसका उपयोग करने वाले संयंत्र लगे रहते हैं। इसमें जो है मशीन लगे रहते हैं, जिससे जो उद्योग चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसमें ऊर्जा पैदा हो। इन संयंत्रों से गर्मी बहुत उत्पन्न होती है। इस प्रकार उद्योग जितना बड़ा होता है, ये संयंत्र भी उतने ही अधिक बड़े होते हैं और अधिक गर्मी फैलाते हैं। मतलब जितना बड़ा कारखाना उतने बड़े यंत्र, इसमें उतनी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, और जितना बड़ा मशीन रहेगा उतनी अधिक गर्मी होगी वहाँ। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो ईंधन प्रयोग में लाया जाता है वह प्रायः पूरी तरह से जल नहीं पाता। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड की काफी मात्रा उत्सर्जित होती है। मतलब इसकी मात्रा जो है सो काफी बढ़ जाती है, जो वातावरण में फैली वायु में घुलकर उसके संगठन को असंतुलित कर देती है। इससे वातावरण की स्वच्छ वायु विषैली हो जाती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो वह वातावरण में फैलता है, तो वातावरण का जो स्वच्छ वायु है, साफ वायु है, हवा है, वह विषैली हो जाती है। आजकल यातायात के साधनों के रूप में मोटर वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। 960 किलोमीटर की यात्रा में एक मोटर वाहन उतनी ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितनी एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए, और इसके बदले वह धुएं के रूप में बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। मतलब आजकल जो है यातायात के साधन में मोटर का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। तो एक मोटर जो है जब 960 किलोमीटर चलता है तो उतना ऑक्सीजन का उपयोग करता है जितना एक आदमी को एक वर्ष में चाहिए, और उसके बदले में वह धुआं छोड़ता है। ऑक्सीजन के बदले में वह धुआं देता है, और यह धुआं जो है सो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो जिससे कि हमारी वायु जो है विषैली हो जाती है। उद्योग व मोटर वाहन अपने विषैले धुएं से जो प्रदूषण फैलाते हैं वह एक स्थान पर सीमित नहीं रहता, अपितु हवा के द्वारा दूर दूर तक ले जाया जाता है और इस प्रकार सारी दुनिया में फैल जाता है। मतलब उद्योग से और जो मोटर वाहन, फैक्ट्री से और जो मोटर है, गाड़ी है, उनसे जो विषैला धुआं प्रदूषण में फैलता है वह एक ही स्थान तक नहीं रहता, अपितु हवा के द्वारा हवा में मिलकर यह दूर दूर तक चला जाता है, और इस प्रकार वह सारी दुनिया में फैल जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में
कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त संचार में 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाती है। जहाँ घनी आबादी का क्षेत्र है वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण रक्त का संचार जो है, प्रवाह जो है वह उसमें 5 से 10% ऑक्सीजन कम हो जाता है। शरीर के ऊतकों को 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर मतलब खून, जो उसका रक्त है मतलब खून जो हुआ, रुधिर का मतलब होता है खून, रक्त, तो यह कोशिकाओं के साथ ज़्यादा मिल जाती है। इसमें है शरीर के ऊतकों में 25% ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो लाल रक्त कोशिकाओं में के साथ ज़्यादा मिल जाती है। इससे यह हानि होती है कि ये कोशिकाएं ऑक्सीजन को अपनी पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती है। मोटर वाहनों के धुएं में टेट्राएथिल के अतिरिक्त सीसा भी होता है। अधिक मात्रा में लेने पर तो सीसा एक प्राणघातक विष है, कम मात्रा में लिए जाने पर भी यह आयु घातक होता है। इससे रक्तचाप भी बहुत बढ़ जाता है और शरीर के में गुर्दे संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। मतलब ये जो है इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है सो पूरी मात्रा में संभालने में असमर्थ रहती है और मोटर वाहन से जो है, गाड़ी से जो है तो उसके धुएं में टेट्राएथिल के अतिरिक्त सीसा भी होता है, जो अधिक मात्रा में अगर लिया जाए तो वह एक प्राणघातक है, उससे आदमी मर भी सकता है। और कम मात्रा में भी लेने पर यह आयु घातक है, मतलब आयु का मतलब आयु में हानि होता है, आयु को घटाने वाला है। जो आदमी मान लीजिए 70 साल तक रहेगा उसकी मौत 60 साल में हो जा रही है, तो यह आयु घातक है। इससे रक्तचाप भी बहुत बढ़ जाता है। रक्तचाप मतलब हृदय द्वारा रक्त को प्रवाहित करने की दर जो है वह बहुत बढ़ जाता है और शरीर में गुर्दे संबंधी रोग पैदा हो जाते हैं। लंदन में 4 घंटों तक ट्रैफिक संभालने के काम पर रहने वाली पुलिस के सिपाही के फेफड़ों में प्रदूषित वायु से इतना विष भर जाता है मानो 105 सिगरेट पी ली हो। तो वहाँ जो ट्रैफिक संभालने वाला पुलिस है उसकी वह वायु प्रदूषण के कारण, धुआं के कारण उसके में इतना विष भर जाता है जैसे लगता है कि वह 105 सिगरेट पी लिया हो अभी तक। आज टोक्यो विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित नगर माना जाता है। वहाँ पुलिस के लिए जगह जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे रहते हैं, जिससे उन्हें जब भी ऑक्सीजन की कमी महसूस हो वे ऑक्सीजन ले सके और राहत पा सके। वहाँ की सड़कों पर ऑक्सीजन के यंत्र सर्वत्र लगाए गए हैं, मतलब इतना कम वहाँ ऑक्सीजन है कि वहाँ पे उनको ऑक्सीजन लेने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है और वहाँ सड़कों पर भी हर जगह ऑक्सीजन के यंत्र लगाए हुए हैं, जिससे कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वह उसे ले सके, जिससे परेशानी होने पर लोग ऑक्सीजन ले सके। जिन दिनों धुएं कोहरे के बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है उन दिनों स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हवा को छानने के लिए मुंह पर एक विशेष प्रकार का मास्क पहनते हैं। फिर भी 20% विद्यार्थियों को आँख, नाक और गले के रोग रहते हैं। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण है। जिस दिन वहाँ धुआं और कोहरा के बढ़ने की ज़्यादा संभावना होती है उस दिन जो है स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी एक विशेष प्रकार का मास्क पहनते हैं। फिर भी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उसके 20% विद्यार्थियों के आँख और नाक और गले में बीमारी रहती है, रोग रहते हैं। अब इसका क्या कारण है? वनों की अंधाधुंध कटाई से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा है। मतलब वन भी है सो प्रचुर मात्रा में काटे गए हैं, जिसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी संगी साथी हैं। मतलब वे हमारे संगी साथी हैं और उपयोगी भी हैं, क्योंकि ये विषैली गैसों को बचाकर लाभदायक गैस छोड़ते हैं। ये विष पीकर हमें अमृत देते हैं। ये जो हैं सो विषैली गैसों को अपने अंदर बचा लेते हैं और हमारे लिए जो लाभदायक गैस है उसे छोड़ते हैं। ये हमें विष पीकर अमृत देते हैं। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और अन्य हानिकारक गैस कणों को भी चूसते हैं। जो भी हानिकारक गैस है यह अपने अंदर ले लेते हैं और इसके बदले हमको क्या देते हैं? बदले में ये हमें प्राण वायु के रूप में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बदले में ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है, प्राण वायु है हमारा।
यदि हमें पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाए रखना है तो वृक्ष लगाने पर अधिक ध्यान देना होगा। अगर चाहते हैं कि पर्यावरण में असंतुलन न हो, वह हमारे अनुकूल हो, हमारे हिसाब से हो, तो हम लोग को अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना होगा, पेड़ पौधों को लगाना होगा। प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि सारे प्रदूषण का एकमात्र उपचार है विवेक का प्रयोग करते हुए मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करना। मतलब अगर हमको प्रदूषण का रोकथाम करना है तो हम लोग को इस बात पर ध्यान देना है और अपने बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करना है कि उसके बीच में, मानव और प्रकृति के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित हो। यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों, सामंजस्य का मतलब है तालमेल, यदि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझकर धन लिप्सा और विलासिता की अपनी क्रियाओं को नियंत्रित कर लेता है तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर मनुष्य जो है सो अपने लोभ को, अपनी लालच को अगर नियंत्रित कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है, तो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। आज महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि हम अजन्मे प्रदूषण को उत्पन्न न होने दें और बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने का प्रयत्न करें। अन्यथा हमें चेतावनी रूप में यह समझ लेना होगा कि यदि प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो हमारा जीवन पानी के बुलबुले की भांति समाप्त हो जाएगा और सारे विकास कार्य हमारा मुंह ताकते रह जाएंगे। तो हमें यह समझना होगा, आज सबसे बड़ी ज़रूरत है पर्यावरण प्रदूषण पर काबू पाना। अन्यथा ऐसा होगा कि अगर हम इस चेतावनी को नहीं समझे और प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा जैसे बढ़ रहा है, तो हमारा जीवन भी है जो है जैसे पानी का बुलबुला समाप्त हो जाता है, वैसे ही हम लोग का जीवन भी समाप्त होगा और जितने भी विकास कार्य किए जा रहे हैं वह सारे ऐसे के ही ऐसे रह जाएंगे, मुंह देखते हुए रह जाएंगे। प्रदूषण जो है सो सभी प्राणियों के लिए प्राणघातक हैं, इसलिए जितना संभव हो सके प्रदूषण को रोकने का उपाय करना चाहिए। प्रचुर मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए, अन्यथा प्रदूषण की हानि, पर्यावरण प्रदूषण को हानि होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।